नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन यूनिट का अगला भाग, दैट इज अगला सेक्शन टेलीकम्युनिकेशंस इन इंडिया को लेकर आया हूं। ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। अन्य सेक्शंस के एक श्रृंखला में मैंने इससे पहले आपको टेलीकम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द बिगिनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद उस श्रृंखला का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपके सामने इंडिया में, भारत में टेलीकम्युनिकेशन का विकास किस स्तर से हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो भारत में दूरसंचार के ऊपर मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि दूरसंचार का क्रम कैसे विकास होता रहा। एक ऐतिहासिक वर्णन पूरा मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बीएसएनएल, ट्राई, टीडीसैट, सी डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, इन सारे महत्वपूर्ण इकाइयों के विषय में बताऊंगा। देखिए, फैक्ट्स इज वेरी नेसेसरी, और कम्युनिकेशन की यूनिट पूरी तरीके से फैक्ट्स पर आधारित है। इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इन फैक्ट्स को मैं जितना भी अपडेटेड करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको इनको एग्जामिनेशन से पहले एक बार फिर से रिन्यू करना होगा, एक बार फिर से अपडेट करना होगा, रिस्ट्रक्चर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने टॉपिक पे वापस लौटते हुए भारत में दूरसंचार के बिगिनिंग और भारत में दूरसंचार का इतिहास, उसको शुरू कर रहा हूं। भारत में दूरसंचार टेलीग्राफ की शुरुआत के साथ हुआ था। भारतीय डाक और दूरसंचार क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है। 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली प्रायोगिक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपयोग के लिए खोला गया था। डाक और तार विभाग ने उस समय लोक निर्माण विभाग के एक छोटे से हिस्से के तहत कार्य करना शुरू कर दिया था। 400 मील मतलब 6400 किलोमीटर टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण नवंबर सन 1853 में शुरू किया गया था। ये उत्तर में कोलकाता, यानी जिसे हम कलकत्ता उस समय के अनुसार जानते हैं, उत्तर में कोलकाता से पेशावर तक, मुंबई में सिंधवा घाटों तक, दक्षिण में चेन्नई, ऊटा, कामुंड और बेंगलोर तक स्थित था। भारत में टेलीग्राफ और टेलीफोन का नेतृत्व करने वाले विलियम्स ओ शाउगस्नी लोक निर्माण विभाग के थे, और इस अवधि में दूरसंचार के विकास की दिशा में काफी काम किया गया। जब जनता के लिए टेलीग्राफ की सुविधा प्रारंभ की गई, तब 1854 में एक अलग विभाग की स्थापना की गई। 1880 में दो टेलीफोन कंपनियां, अर्थात ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और द एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया, परंतु उन्हें इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया कि टेलीफोनों की स्थापना पर सरकार का एकाधिकार है और सरकार स्वयं कार्य करेगी। 1881 में सरकार ने बाद में अपने पूर्व के फैसले को उलट दिया और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए इंग्लैंड की ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड को एक लाइसेंस दिया और देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा स्थापित की गई। और इस प्रकार से भारत में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरुआत करने का श्रेय जाता है इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को। ठीक है। 28 जनवरी, उसके आगे के क्रम में बढ़े तो 28 जनवरी 1882 को भारत की काउंसिल के सदस्य मेजर ई बॉर्डिंग ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोषणा की। कलकत्ता में सेंट्रल एक्सचेंज नाम के एक्सचेंज की शुरुआती चरण में कुल 93 ग्राहक थे। उस वर्ष बाद में बॉम्बे में भी एक टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। अब इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में लगभग 1882 तक काफी तीव्र गति से टेलीफोन एक्सचेंज या टेलीफोन वर्क करना शुरू कर दिया, यानी टेलीफोन पूरी तरीके से आ गया।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते तक में अब उस टेलीफोन को व्यवस्थित करने की योजना, टेलीफोन को लोगों तक पहुंचाने की कार्य शुरू हो गए। 1902 तक जो केबल टेलीग्राफ थे वो विकसित हो गया और 1902 में सागर द्वीप और सैंड हेड के बीच स्थापित पहला वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन बनाया गया। 1907 में कानपुर में टेलीफोन की पहली केंद्रीय बैटरी शुरू की गई। 1913-14 में शिमला में पहला स्वचालित यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किया गया। 1927 ब्रिटेन और भारत के बीच रेडियो टेलीग्राफ प्रणाली, जिसमें खड़की और दौड़ में इंपीरियल वायरलेस चेन बीम स्टेशन थे, रुड़की और डॉन्ड में इंपीरियल वायरलेस चेन बीम स्टेशन थे। 23 जुलाई को लॉर्ड इरविन द्वारा किंग जॉर्ज पंचम के अभिवादन के साथ उसका उद्घाटन करके शुरुआत किया गया। 1933 ब्रिटेन और भारत के बीच रेडियो टेलीफोन प्रणाली की उद्घाटन हुआ। 1947 भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग विभाग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में शुरू हुआ। 12 चैनल वाहक प्रणाली शुरुआत की गई 1953 में और 1960 में लखनऊ और कानपुर के बीच पहला सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग रूट शुरू हुआ। 1975 में मुंबई सिटी और अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज के बीच पहला पीसीएम सिस्टम चालू हुआ। 1976 में पहला डिजिटल माइक्रोवेव जंक्शन बनाया गया और 1979 में पुणे में स्थानीय जंक्शन के लिए पहला ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की शुरुआत की गई। 1980 में सिकंदराबाद यूपी में स्थापित घरेलू संचार के लिए पहला उपग्रह पृथ्वी स्टेशन बनाया गया। 1983 में मुंबई में ट्रंक लाइनों के लिए पहला एनालॉग स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज निर्मित किया गया। 1984 में डिजिटल एक्सचेंजों के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए सी डॉट की स्थापना की गई। सी डॉट, यहां से अब एक महत्वपूर्ण समय की शुरुआत हो गई। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट पर 2 बार प्रश्न है, एक बार फुल फॉर्म पर, एक बार इसकी स्थापना को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। टेलीमेटिक्स का विकास केंद्र, हिंदी में कहेंगे टेलीमेटिक्स का विकास केंद्र, इंग्लिश में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसकी स्थापना सन 1984, क्वेश्चन आया था कब स्थापित हुआ, 1984 में डिजिटल एक्सचेंजों के डिजाइन और विकास के प्रारंभिक जनादेश के साथ की गई थी। सी डॉट ने इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए विस्तार किया है और इसके कार्यालय दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसका कार्यालय दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता में स्थित है। चलिए, सी डॉट के विकास ने काफी कुछ विकास किया, ये कह सकते हैं। टेलीमेटिक्स में देश में इस विकास हुआ, कंप्यूटर टेलीफोन्स का काफी विकास किया। इस सेंटर की स्थापना ने एक प्रकार से एक न्यू का काम किया भारत में टेलीकम्युनिकेशन के विकास के लिए। इसके बाद 1995 में दिल्ली में 15 अगस्त 1995 को गैर वाणिज्यिक आधार पर पहली मोबाइल टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई। अब ये मोबाइल टेलीफोन का युग था। 1995 में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास आया और उसी वर्ष 15 अगस्त 1995 को ही भारत में लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली से इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई और इस प्रकार से भारत में इंटरनेट आया। इसके बाद 1997 सरकार ने ट्राई की स्थापना की, क्योंकि जब टेलीकम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हुए, कंपनियां आई, इंटरनेट का विकास हुआ, मोबाइल टेलीफोनी विकास किया, तो देखा गया कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। तो इनको रेगुलेशन करने के लिए सरकार को एक अथॉरिटी की आवश्यकता थी। अतः इसलिए सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, इस वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सांविधिक का मतलब होता है लीगल, स्टैच्यूरी। एक और वर्ड होता है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार। संविधान में इसका वर्णन पहले नहीं था, यह संविधान के उपरांत लीगल बॉडी बनाई गई, इसलिए इसका नाम सांविधिक कह जाएगा। जैसे लोक सेवा आयोग एक संविधान के वर्णन के अनुसार निर्मित था, संविधान में बना वर्णन था, संविधान के अंतर्गत पहले से उसका वर्णन था, तो उसे हम संवैधानिक संस्था कहेंगे। लेकिन जहां सांविधिक वर्ड लिखा हो उसका मतलब संविधान नहीं बल्कि विधान के साथ लीगली उसको पावर दिया गया, पावर इंपल्स किया गया, पावरफुल बॉडी बनाया गया। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है, यानी रेगुलेशन। भारत में दूरसंचार के सभी क्रियाओं का रेगुलेशन कौन करेगा? ट्राई करेगा, टेलीकॉम और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 पूर्णकालिक सदस्य से अधिक नहीं होते और 2 अंशकालिक सदस्य से अधिक नहीं होते। ट्राई अधिनियम को एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया जो 24 जनवरी सन 2000 से प्रभावी हुआ, जिसके तहत देश में टेलीकॉम से संबंधित विवादों के लिए निपटारे के लिए एक दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT की स्थापना की गई। TDSAT का मतलब हुआ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब प्रॉब्लम यह था कि जब बहुत सी टेलीफोन कंपनियां मार्केट में कूद पड़ी, क्योंकि एक नहीं, यहां पर तो अब लाइन लगने लगी, इधर रिलायंस है, इधर BSNL है, इधर MTN है, बहुत सी कंपनियां सभी अपने लुभावन प्लानिंग्स के द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा खींचने का प्रयास करने लगी। ऐसे में एक कहे कि हम आपको नाइट फिल करेंगे, तो एक ने कहा कि हम आपको डे में भी 2 घंटा फिल करेंगे, एक ने कहा कि हम मॉर्निंग में 10 बजे तक फ्री कर देंगे, फिर यहां तक आ गए कि हम सप्ताह में फ्री कर देंगे, सिर्फ हमें इतना फिक्स कर दीजिए। तो अब ऐसे में एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर ओवरटेक करने लगी। किसी कंपनी ने कहा 1 मिनट में हम 1 रुपए लेंगे, तो किसी ने कहा हम 1 मिनट का 80 पैसा, 50 पैसा, अब 10 पैसा, 5 पैसा। तो ये सारी चीजें क्या था, एक प्रकार से टग ऑफ वॉर होने लगा, इन सारी कंपनियों में एक युद्ध छिड़ने लगा। अतः कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए और इस प्रकार से व्यवस्था हो कि जनता को भी छलाना जा सके। इस दृष्टिकोण से एक सभी प्रकार की न्यायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए TDSAT की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। सन 2000 में वाजपेयी सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया था। ये ध्यान रखिएगा, वाजपेयी सरकार का इससे बहुत बड़ा योग है। 2000 में वाजपेयी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 1997 के अधिनियम में संशोधन के माध्यम से दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया। TDSAT की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य था नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए ट्राई को विवाद निपटान कार्यों से मुक्त करना, लाइसेंसधारी, लाइसेंसी सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं जैसी पार्टियों से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान TDSAT द्वारा किया जाता है। इसके अलावा TDSAT में अपील करके ट्राई के किसी भी निर्देश, आदेश या निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। TDSAT में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अक्टूबर 2018 तक न्यायाधिकरण की संरचना कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली बात, इसके चेयरमैन, तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है जस्टिस शिवकृति सिंह और सदस्य मेंबर 1 AK भार्गवा, रजिस्ट्रार मुशर्रफ हुसैन इत्यादि। ये था TDSAT और TDSAT ने अपनी स्थापना हुआ। इसके बाद सन 2000 में सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 को डॉट दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के संचालन विंग का कॉर्पोरेटीकरण किया, निगमीकरण किया और इसे दूरसंचार सेवा विभाग का नाम दिया, जिसे बाद में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नाम दे दिया। तो जो डॉट था उसी को बदलकर BSNL कर दिया गया। दूरसंचार विभाग, टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन
ऑफ इंडिया। दूरसंचार विभाग, जो कि DOT का संक्षिप्त रूप है, भारत सरकार के संचार मंत्रालय की कार्यकारी शाखा का एक विभाग है। इसे दूरसंचार विभाग के रूप में भी जाना जाता है। यह विभाग टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस डाटा, अनुलिपि, टेलीमैटिक सेवाओं और संचार के अन्य प्रकारों से संबंधित नीति, लाइसेंस और समन्वय के मामले से संबंधित है। यह निर्दिष्ट किए गए मामलों में से निम्न कानूनों के संबंध में प्रशासन को भी देखता है: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1940 एवं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 इसमें प्रमुख हैं। सन 2000, अब देखा जाए तो BSNL की स्थापना को महत्व दिया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी संचार कंपनी मानी जाएगी। 1980 के दशक में पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के विभाजन के बाद दूरसंचार विभाग के निर्माण के कारण अंततः राज्य के स्वामित्व वाली टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का उदय हुआ, जिसके कारण BSNL की नींव पड़ी। तो BSNL की आवश्यकता हुई क्योंकि उस समय क्या किया गया था, पोस्ट और टेलीग्राफ को अलग कर दिया गया था और टेलीफोन अब एक अलग विंग हो गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता जुड़ते जा रहे थे, तो उसके स्तर को बढ़ाना जरूरी था, चेंज करना जरूरी था। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में इसे 1 अक्टूबर सन 2000 को भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया था। यह संपूर्ण भारत में अपने देशव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है और यह 60% से अधिक बाजार हिस्सेदारी और चौथा सबसे बड़ा वायरलेस दूरसंचार ऑपरेटर के साथ भारत में सबसे बड़ी वायरलाइन दूरसंचार नेटवर्क कंपनी है। वर्तमान में इसके CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। जून 2019 से स्थित हुए और अभी तक ये। स्टूडेंट्स, भारत में टेलीकम्युनिकेशन का यह चरण अभी यहां रुका नहीं है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन होता है और प्राइवेटाइजेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भारत में दूरसंचार में संरचनात्मक परिवर्तन लाता है, क्रियान्वयनकारी परिवर्तन लाया, क्रांतिकारी रूप से उसने चेंजेस किए, रेडिकल चेंजेस लाए और वास्तविक दूरसंचार की जो आज छवि हमारे सामने है वो भारत में दूरसंचार के निजीकरण के स्वरूप में देखा जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा, इसे यहीं रोकूंगा। इसके बाद भारत में दूरसंचार कैसे आगे बढ़ा, निजीकरण का जो प्रारंभ हुआ उसने कैसे दूरसंचार की वास्तविक छवि को निखारा और वर्तमान रूप में हमारे सामने है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे टेलीकम्युनिकेशन विद प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।